नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा है, जो 25 मार्च तक चलेगा। इसमें 13 बैठकें होंगी और पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 9 मार्च को होगी। सत्र की बैठकों में शासकीय और अशासकीय कार्य का सुचारू रूप से संचालन हो सके, इसके लिए सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर सदन के सुचारू संचालन की रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन इसके बाद भी ऐसा लगता नहीं कि बजट सत्र शांति के साथ निपट जाएगा। वजह है, विपक्ष ने सरकार को कई मसलों पर घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। वहीं इसके साथ ही सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर पलटवार करने की रणनीति बना रहा है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश का बजट सत्र खास होगा। बजट में 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की झलक दिख सकती है। विधानसभा चुनाव के लिए 1.5 साल का समय बाकी है और इसके साथ ही विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। खासकर किसानों को राहत, ओबीसी आरक्षण जैसे मसलों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ऐसे में सरकार बजट के जरिए विपक्ष पर पलटवार के साथ वोटर्स को रिझाने के लिए बजट में कई प्रावधान कर सकती है। माना जा रहा है कि शिवराज के बजट में 2023 के चुनावी झलक दिखेगी। बजट में महिलाओं, बच्चों और किसानों पर ज्यादा फोकस होगा। आम आदमी को राहत देने के लिए नए बजट में किसी नए टैक्स का प्रावधान नहीं होगा। 2023 के विधानसभा चुनाव के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव का ध्यान भी बजट में रखा जाएगा। किसानों को साधने के लिए कई नए प्रावधान बजट में लाए जा सकते हैं। इसमें खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ाने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी को साधने सरकार कई प्रावधान बजट में कर सकती है। शिवराज सरकार अपने कोर वोट बैंक हिंदुओं को अपने साथ बनाए रखने, धार्मिक योजनाओं पर खास फोकस करने की भी तैयारी में है। तो कल से मध्य प्रदेश का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जो कि 25 मार्च तक चलेगा। और इस बजट में बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से बनी है, जब सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, उस वक्त कोरोना शुरू हो चुका था। और ये 2 साल जो सरकार है, खासकर कोरोना के दुष्प्रभाव को मैनेजमेंट करने के चक्कर में लगी हुई थी और ज्यादातर स्वास्थ्य को लेकर फोकस था मध्य प्रदेश सरकार का। लेकिन अब जिस तरह से तीसरी लहर का जो प्रभाव है कम हो गया है और ऐसा माना जा रहा है कि अब ये अंत है कोरोना का। तो बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए इस बार, क्योंकि ये जो बजट होगा इसमें 2023 की झलक भी दिखेगी, क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव होना है। और सरकार के पास बड़ा चैलेंज है कि ये जो 2 साल जो गुजरे हैं कोरोना काल के कारण, अब प्रदेश को कैसे गति दी जाए, कैसे विकास दिया जाए। और बजट पर खास चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे परिचय करा देता हूं आप लोगों का। शंकरलाल तिवारी जी होंगे, पूर्व विधायक भाजपा से, और कविता पांडे रहेंगी उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की तरफ से, वो अपना पक्ष रखेंगी कांग्रेस का। गौरव चतुर्वेदी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की इस खास चर्चा में। शंकरलाल तिवारी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये जानना चाहेगी हमारी जो जनता देख रही, जो दर्शक देख रहे हैं, कि अनुमानित बजट क्या हो सकता है मध्य प्रदेश सरकार का इस बार। और जिस तरह से पिछले 2 साल से कोरोना ने कोहराम मचा के रखा हुआ है, सरकार का जो फोकस था वो ज्यादातर इसी में था कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, ज्यादा नुकसान कोरोना से ना हो। जब आप लोग की सरकार बनी बीजेपी की, तो उस वक्त तो कोरोना शुरू हो चुका था। तो बड़ा चैलेंज है इस बार सरकार के लिए कि ये जो बजट हो ये प्रदेश को विकास की ओर लेके जाए। तो क्या कुछ इस बजट में खास दिखने वाला है और अनुमानित बजट क्या हो सकता है सरकार का इस बार? अनुमानित बजट के मामले में जो देखिए, बजट बड़ी गोपनीयता का विषय है, पर उसके बावजूद भी शायद कहीं ना कहीं से विषय आया है। ये 4 लाख करोड़ करीबन का, 1000 करोड़ करीबन का होगा। अब वो बजट की स्थिति जो मैं समझ पाया हूं वो ये रहती है कि जो राज्यपाल का भाषण होता है पूर्व का, और पूर्व की जो पार्टी की घोषणाएं होती हैं और सरकार की घोषणाएं होती हैं, मुख्यमंत्री जी की, मंत्रियों की घोषणाएं होती हैं, इसके अलावा जो काम चल रहे हैं, सरकार पूरी तरीके से विकास के कार्यों के लिए, जिसमें सिंचाई, बिजली, पानी
अभी पूरे प्रदेश के गांव-गांव में केंद्र की योजना से, जिसमें राज्य सरकार का भी अंश रहने वाला है, हर घर में पानी पहुंचाने की नल के द्वारा योजना है। एक बहुत बड़ी योजना है, पूरे देश में है और मध्य प्रदेश में भी इसका काम जगह जगह शुरू है, बजट के अलॉटमेंट भी हो चुके हैं। इसी तरह जो काम पिछले समय के हैं, अभी अधूरे पड़े हैं या उनमें और राशि की आवश्यकता है, एक तो उनका ध्यान दिया जाएगा, और दूसरी बात अधोसंरचना की दृष्टि से और जहां जो भी जरूरी होगा उसको किया जाएगा। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिवराज सिंह जी का हमेशा जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रति बहुत ही व्यापक रुझान रहा है, बड़ी संवेदनशीलता से रहा। उनकी कन्यादान योजना हो या लाडली लक्ष्मी योजना हो या अन्य योजनाएं हो, वो योजनाएं देश में भी सराही गई, कई राज्यों ने अडॉप्ट भी किया और विदेश में भी सराही गई। तो जन कल्याणकारी योजनाओं में भी वो कहीं ना कहीं और बजट की व्यवस्था करनी ही है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है वो बच्चों के मामले में कल ही पता चला कि चाइल्ड बजट एक अलग से कुछ तो भी करने वाले हैं, और बजट की पूरी जानकारी तो बजट के बाद ही मिल पाएगी, तभी अपन उसकी आलोचना या समालोचना जो भी कर सकेंगे करने योग्य होंगे। बिल्कुल पिछले समय कोरोना काल के कारण उम्मीद रहती है, दर्शक हमेशा, जो जनता हमेशा वो उम्मीद करती है कि इस बार उसको बजट से क्या कुछ खास मिलने वाला है, और उसी उम्मीद पर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि बजट में क्या कुछ हो सकता है। जी आधा सेकंड, निश्चित रूप से मैंने बताया कि जनता की उम्मीदों का बजट होगा। जनता के हर वर्गों के, चाहे किसान हो, मजदूर हो, मेरी महिलाएं हो, बेटियां हो और बेरोजगार नौजवान हो, इन सबको लक्ष्य करके ही बजट बनेगा। मैं ये कहना चाहता था कि स्वास्थ्य सुविधाओं की आपने चर्चा करी थी। जी बिल्कुल, कोरोना काल के कारण ये सच है। बिल्कुल आपने अपनी बात रख दी, दोबारा हम वापस आएंगे तो जो आपकी और बातें उसको भी हम शामिल करेंगे। हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी जी भी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार है। गौरव जी, गौरव जी बने हुए हैं, लेकिन हम दोबारा कोशिश करेंगे हम उनसे चर्चा करने के लिए, क्योंकि अभी कंट्रोल रूम से मुझे बताया गया है कि अभी वो हमारे साथ जुड़े नहीं, लेकिन दोबारा हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। तो शंकरलाल जी, मैं अभी से भी चर्चा करता हूं। मैं आप जो अपनी बात कह रहे थे जी, कि जो उम्मीद है, क्योंकि हम अभी उम्मीद के ऊपर बात कर रहे हैं कि बजट में क्या कुछ हो सकता है, कितनी उम्मीदें हो सकती हैं बजट में, क्योंकि अभी तो जब बजट आएगा उस पर फिर हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन उम्मीद को लेकर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस बार सरकार को क्या आवश्यकता पड़ी कि चाइल्ड बजट है उसको अलग से लेकर लाया जाए, क्योंकि 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी योजनाएं एक अलग से बनाई जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस, जिस तरह से कांग्रेस ने एक बाल कांग्रेस बना रही है, उसके ऊपर वो लगातार पूरी तरह से लगी हुई है, तो आपको भी लगा कि जब कांग्रेस एक बाल कांग्रेस संगठन बना रही है तो कुछ आप लोग भी नया करें, इसलिए चाइल्ड बजट आप लोग अलग से लेकर आ रहे हैं इस बार? नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं लगा। कांग्रेस अपना कार्यक्रम चलाती है, और कहाँ चलाती है या आप सब लोगों को देखना है, जनता को देखना है। पर वस्तु स्थिति यह है कि प्रदेश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में आई, तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर ये एक बड़ी चुनौती के रूप में सरकार के सामने था। और इस नाते आपने देखा होगा कि मातृ मृत्यु दर को घटाने के लिए और शिशु मृत्यु दर को घटाने के लिए तमाम काम किए गए। और उसके आगे की बात यह है कि अभी इनका वैक्सीनेशन भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों का बचा है। साथ ही बच्चों की शिक्षा, क्योंकि शिक्षा एक अनिवार्य विषय है जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के आयाम सफलतापूर्वक होते हैं। बिल्कुल शंकरलाल जी, जो बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं हम उनको भी शामिल कर लेते हैं चर्चा में। जी कविता जी, जितना सरकार बजट को लेकर तैयार अपने आप को कर रही है, जितनी तैयारी सरकार की तरफ से चल रही है, उतना विपक्ष भी अपने आप को तैयार करता है, क्योंकि विपक्ष की एक बड़ी भूमिका रहती है, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है। तो इस बार क्या कुछ खास आप लोग जनता की तरफ से मांगेंगे या उम्मीद करते हैं कि बजट में ये इस बार होना चाहिए? क्योंकि 2 साल से जिस तरह से कोरोना के कारण प्रदेश की जो एक गति होनी चाहिए, एक जो विकास की गति होनी चाहिए, वो उस तरह से नहीं हो पाई है। तो क्या आप लोग उम्मीद करते हैं कि बजट में होना चाहिए, और क्या सरकार से आप लोग मांग करते हैं? हाँ, तिवारी साहब को और आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जब आप तिवारी जी बोल रहे थे तो मुझे सुनकर हैरानी हो रही थी। सस्ती दारू, महंगा तेल, देखो देखो भाजपा का खेल।
प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब सस्ती हो जाएगी। अंग्रेजी 50 से 500 रुपए सस्ती होगी और इसी तरह सारी शराब सस्ती हो जाएगी। देसी शराब का 110 रुपए में मिलने वाला 180 ml का पौवा 85 रुपए में मिलेगा। पूरे प्रदेश में महुआ से भी शराब बनाने का डिंडोरी, अलीराजपुर में ये भी पायलट प्रोजेक्ट लागू होगा और मध्य प्रदेश के युवा मित्रों को, साथियों को दारू में डुबो देने की साजिश शिवराज सिंह और भजभज मंडली पूरी ताकत के साथ कर रही है। दूध महंगा कर रहे हैं, 2 रुपए लीटर। अभी परसों इन्होंने दूध महंगा कर दिया जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो जो इनको सस्ता और महंगा, आप आश्चर्य करेंगे कि दूध महंगा हो रहा है और दारू सस्ती हो रही है। अब दारू सस्ती का मूल कारण समझिए कि जो मध्य प्रदेश के 2 करोड़ युवा हैं, बेरोजगार हैं, और जब वो रोजगार मांगते हैं तो उनको कहा जाता है कि चलो, मोदी जी बताते हैं कि गोबर से उपला पाटने का रोजगार हम तुमको देंगे, चलो मंदिर के बाहर भिखारी बनाने का रोजगार हम तुमको देंगे। अब शराबी बनाने देने का भी रोजगार इनके द्वारा प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। तो आज डीजल पेट्रोल में आग लगी हुई है। बगल में उत्तर प्रदेश है, वहां 10 रुपए लीटर सस्ता डीजल और पेट्रोल मिलता है और मध्य प्रदेश में महंगा मिलता है। तमाम जीएसटी, एनजी, वैट और जानी कितने प्रकार के ये टैक्स लाते हैं मध्य प्रदेश की आम जनता के ऊपर। ये मध्य प्रदेश की जनता की जेब के साथ ठगी है, लूटपाट वाली बनी हुई सरकार और जेब के साथ लूटपाट कर। कविता जी, ये तो आपने आरोप लगा दिए कि बीजेपी सरकार जो कर रही है, क्या कर रही है, वो जो ये आपका आरोप है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस बजट में होना चाहिए, जनता को क्या कुछ खास इस बजट में मिलना चाहिए जिससे मध्य प्रदेश की जो विकास की गति आगे बढ़े? क्या विपक्ष डिमांड करती है, क्या मांग करती है कि जो बजट हो इस तरह से होना चाहिए? बजट सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय होना चाहिए। आम जनता महंगाई की मार से पीड़ित है, हाहाकार है। 400 रुपए का मिलने वाला एलपीजी सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है, उसको 200 रुपए कांग्रेस की सरकार में सब्सिडी मिलती जाती थी। तो विनम्रता पूर्वक शिवराज सिंह उर्फ मामा जी से मैं आग्रह करती हूँ हाथ जोड़ के कि महिलाएं जो मध्य प्रदेश में 3.5 करोड़ है, वो आप हमारा गैस सिलेंडर कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो मुझे 450 का जो मिलता था वो एलपीजी सिलेंडर मुझे उसी दाम पे वापस मिलने जाए। डीजल पेट्रोल के जो दाम 70 रुपए लगभग लीटर हुआ करते थे, जो अभी पता चल रहा है कि 10 मार्च के बाद उसको 125 करने की इनकी योजना है, वो 70 रुपए लीटर लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। पुनः मैं निवेदन कर रही हूँ, परिवहन की लागत जब बढ़ती है तो सभी चीजें महंगी होती चली जाती है। आज आटा हो, मैदा हो, सूजी हो, सब्जियां हो, सब में लंका लगी हुई है। तो यदि आप डीजल पेट्रोल के दाम सस्ते करते हैं, सिलेंडर के दाम सस्ता करेंगे तो महिलाएं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगी जी। तो मतलब कि कांग्रेस उम्मीद करती है कि जो महंगाई की मार आम जनता झेल रही है वो उससे कुछ राहत मिले, और इसमें वैसे कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है जो बीजेपी समर्थक भी होंगे वो भी चाहते होंगे कि जो गैस सिलेंडर है सस्ता मिले, पेट्रोल सस्ता मिले, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चाहे वो कितना भी घोर बीजेपी समर्थक हो, वो जरूर चाहेगा इन चीजों में कमी होनी चाहिए, इन चीजों में सस्ता होना चाहिए, क्योंकि ये वाकई महंगे हैं। और हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गौरव जी, ये जी बिल्कुल, कविता जी मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, बिल्कुल। गौरव जी, ये जो बजट है, क्योंकि 2 साल से जिस तरह से कोरोना ने अपनी एक मार पूरे देश ने देखी है, उसका असर भी राज्यों में हुआ है, विकास में बहुत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक मौका है मध्य प्रदेश सरकार के पास है, क्योंकि अब ये जो बजट बनेगा, क्योंकि 1.5 साल के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव भी है, तो कहीं ना, क्योंकि ये जो बजट होगा, इसकी जो योजनाएं बनेंगी, क्रियान्वयन होते होते लोगों तक उसकी पहुंचते जो उसका फायदा होता है उसमें समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो ये बजट होगा ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए खास है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ इसमें फोकस करने जा रही है बीजेपी की सरकार? क्या ये लोक लुभावन बजट होगा या फिर इसमें मध्य प्रदेश की जो विकास होगी उसको लेकर एक रोड मैप तैयार होगा? जी गौरव जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, लगता है कि हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पाया। शंकरलाल तिवारी जी, जैसे कि उस वक्त हम बात कर रहे थे कि जो इस बार मध्य प्रदेश सरकार है वो चाइल्ड बजट अलग से बनाने वाली है, लेकिन तमाम तरह के मुद्दे हैं इस बार आप लोग के पास। अभी हाल ही की बात करें तो पंचायत चुनाव में जिस तरह से ओबीसी आरक्षण निरस्त कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, इसको लेकर जो एक ओबीसी वर्ग है वो नाराज चल रहा है। और दूसरी तरफ बात करें तो जो आप लोगों का जो कोर वोटर है, हिंदू वोटर है, उसको आप लोग कहीं ना कहीं रिझाने के लिए जो धार्मिक कार्यक्रम को लेकर, उसको लेकर ज्यादा और आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जो एक स्टेच्यू ऑफ वेलनेस है वो भी लगाया जा रहा है शंकराचार्य जी का, तकरीबन 1000 करोड़ का उसके लिए बजट रखा गया है। तो ये जो तमाम चैलेंजेस हैं, क्या इन बजट में ये खास तौर से प्रमुखता से दिखाई देंगे, जिसमें ओबीसी को भी साधने की कोशिश की जाएगी, आपके जो कोर वोटर हिंदू को भी साधने की जाएगी,
और जो किसान हैं, जो कृषि कानून बिल से कहीं ना कहीं उसको लेके देश में हाहाकार मचा हुआ था, इन तमाम मुद्दों को आपको लगता है ये बजट में सब कुछ का समावेश किया जाएगा? देश का बजट आ नहीं रहा, प्रदेश का बजट आ रहा। और हम्म। जहां तक किसान आंदोलन की बात है, तो मध्य प्रदेश का किसान शिवराज सिंह जी की सरकार से बेहद खुश है। उसका नतीजा अपन सबने देखा है कि हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में चाहे जो कुछ भी चला, और मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं चला। और न मध्य प्रदेश का किसान तमाम प्रयासों के बावजूद लेकिन भड़काने शंकर के लाल जी, जो जो एक किसान होता है वो उम्मीद तो करता है ना कि इस बार उसको बजट से क्या कुछ निश्चित खास मिलने वाला है। आपको क्या लगता है कि निश्चित क्या कुछ खास मिलेगा इस बार किसानों को? निश्चित बजट जो है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, आम आदमी के लिए, खुदरा व्यापारियों के लिए, कोरोना के कारण सबकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, और चाहे सरकारें हो। इन सबके बीच शिवराज सिंह जी की अपनी एक महारत हासिल है रास्ता निकालने की। कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने, तो वो तो इतना ही कहते रहे, मुख्यमंत्री से लेके सारे मंत्री, कि खजाना खाली है, खजाना खाली है। पर चलिए, इसके तो मैं एक बावजूद सवाल पूछ रहा हूं, इसका आप अब शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। कमलनाथ सरकार ने जो कृषि माफी की योजना की थी, कि एक जो घोषणा की थी, लेकिन सरकार बनने के बाद अक्सर आरोप लगते रहे कांग्रेस सरकार के ऊपर कि जो कर्ज है वो माफ नहीं किया जा रहा है। तो क्या अभी तक भी जो बहुत सारे जो किसान हैं जिनका कर्ज माफ नहीं किया है, तो इस बजट में क्या कुछ प्रावधान रखा जाएगा कि जिन किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए उनके भी माफ किए जाएंगे? कुछ प्रावधान होगा? बीजेपी का कंसेप्ट इस मामले में बड़ा स्पष्ट है। आप सबको मालूम, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि कर्जा माफी दवा नहीं है। ये कैंसर में कोई पेन किलर देने जैसा मामला है, कैंसर जैसे मरीज को। और उस कैंसर से किसान को उबारा है माननीय चलिए, मोदी मतलब जी ने आपकी भी, इस बातों से माननीय इतना तो क्लियर होगा कि शायद इसमें इस बार किसानों को कुछ नहीं मिलने वाला कर्ज माफी को नहीं, लेकर। मैं ऋण माफी जी। की बात कर रहा हूं, क्षमा करिए। हाँ। ऋण माफी की बात आपने करी है। हम कोई इस तरह का मैं तो बस एक झूठ, सीधा सवाल और कर अभी रहा हूं कि इस बार कुछ प्रावधान होगा कि नहीं होगा, मुझे बस हाँ या ना में आप निश्चित बता दीजिए। निश्चित बजट एकदम किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति, महिलाओं के प्रति समर्पित होकर। मुझे बोलने दीजिए थोड़ी सा मेरे नहीं, को भी, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि हमारे साथ ना मैं बजट, चाहता हूं गौरव चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार है, उनको भी एक एक बार मिनट शामिल कर मुझको लेता हूं, क्योंकि दीजिए। एक भी बार अभी तक एक भी बार हम उनकी राय नहीं ले चुके हैं। मैं वापस आता हूं शंकर लाल जी। जी, गौरव चतुर्वेदी जी, 2023 का चुनाव भी है विधानसभा में अगली बार, और पिछले 2 साल से जिस तरह से कोरोना ने प्रदेश में हाहाकार मचा के रखा हुआ है, तो ये जो बजट है इसको लेकर पूरी प्रदेश की जनता जरूर निगाहें लगाए बैठी होगी कि क्या कुछ इस बार बजट में खास मिलने वाला है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगार युवक हो, चाहे वो महिलाएं हो। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, जो महंगाई है, चाहे गैस सिलेंडर की बात करें, पेट्रोल की बात करें, वो ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो बजट होगा, क्या लोक लुभावन होगा, या प्रदेश के विकास के लिए वो सार्थक साबित होगा जो बजट इस बार सरकार लेकर आने वाली है? देखिए, आज तक जितने भी बजट आए हैं सभी लोक लुभावन बजट रहे हैं। ये अलग बात है कि उसके परिणाम लोक लुभावन नहीं बन पाए। अब जो वर्तमान परिस्थितियां हैं कोरोना काल के कारण, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में आम आदमी अपनी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को भी खरीदने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार को बहुत कड़े उपाय करना पड़ेंगे राजस्व वसूली को लेकर के, और आम जनता को कितना ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सकता है उसको लेकर के प्रयास करना पड़ेंगे। और उसमें मैं मानता हूं कि सबसे पहले सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाने को लेकर के रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए। साथ ही साथ मैं एक बात और कहूंगा कि किसानों को कर्ज माफी तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन जिन किसानों ने कर्ज माफी के कारण बैंकों के लोन नहीं भरे थे, लगभग 20 लाख किसान मध्य प्रदेश में परेशान हो रहे हैं। उन्हें जो इंश्योरेंस का पैसा, क्लेम का पैसा मिला था, उस पैसे पर नेशनलाइज बैंकों ने और सहकारी बैंकों ने होल्ड लगा दिया। सरकार को इस दिशा में कदम उठाना पड़ेंगे कि आम किसान अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके, उसको लेकर के प्रावधान किए जाएं। जी,
तो बिल्कुल ये जो प्रावधान आपने बताए हैं ये किए जा देखते हैं जब बजट आएगा तो उस वक्त ये प्रावधान होता है कि नहीं होता है, और कितना इससे जो प्रावधान होने के बाद भी उसका फायदा लोगों तक पहुंचता कि नहीं पहुंचता है, कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है सरकार के लिए। कविता जी, राजस्थान में पुरानी जो पेंशन स्कीम है वो लागू कर दी गई, उसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी इसका दबाव बन रहा है और आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं। एक चिट्ठी भी लिखी गई है मुख्यमंत्री को जिसमें कई विधायक और सांसद ने उसमें हस्ताक्षर भी किए, जिसमें बीजेपी के विधायक और सांसद भी उसमें शामिल है। तो क्या आप किसी तरह की अभी मांग करेंगी कि जो पुरानी पेंशन स्कीम में इसका कोई प्रावधान हो बजट में, और अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग इसके लिए कुछ आंदोलन करेंगे? निसंदेह पुरानी पेंशन योजना लागू होना हमारे देश के जो कर्मचारी हैं उनका हक और अधिकार है। कितने दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अटल बिहारी जी की सरकार आई उसने हमारे कर्मचारियों के पेट में लात मारते हुए पेंशन योजना बंद कर दी। आज की स्थिति में जो कर्मचारी रिटायर हो रहा, कई मेरे परिचित है, उनको बमुश्किल 3 से 4 हजार रुपया कुल मिलता है। उससे उनके घर का खर्च, दवाई और सारा प्रबंधन नहीं हो पाता। दूसरी तरफ जो सांसद और विधायक थे, कई तो ऐसे लोग हैं जिनको सांसद का, विधायक का, मीसाबंदी का और टाइप के कई पेंशन प्राप्त होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, शिवराज सिंह की सरकार है, वो पूरी तरह कर्मचारी विरोधी है। यदि इनके अंदर दम है और जनता के प्रति इनका प्रेम है, विश्वास है, तो जैसा कि पुरानी पेंशन योजना अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान में की है और उन्होंने वादा किया है, उसी वादे की पुनरावृत्ति ये करें। अभी आदरणीय शंकर लाल तिवारी जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया। अल्प समय की 11 महीने की मात्र सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, कन्यादान विवाह योजना में जिसमें आप गिलिट का पायल और गिलिट का मंगलसूत्र देते थे, कन्यादान योजना के तहत कन्याओं के खाते में 51,000 रुपया सीधा वो खाते में गया। निराश्रित विधवा पेंशन के तहत 300 रुपए जो महीना मिलता करता था गरीब वृद्ध महिलाओं को, निराश्रित बुजुर्गों को, उसको 600 रुपए महीना मिलने लगा। और आदरणीय कमलनाथ जी ने इस बात का वादा किया था कि मैं इस पेंशन को 1,000 रुपए कर दूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी चोर लबार संत मुनि ज्ञानी जैसा पहुंच आनव जानी, ये थोथा चना है, ये बाजते ज्यादा है, करते कम है। दम हो तो इसी बजट में पुरानी पेंशन योजना लागू करके लेके आइएगा, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि यदि आपने ऐसा कर दिया तो मैं अपनी वोट आपको दे दूंगी। शिवराज सिंह जी, शंकरलाल जी क्या बोलेंगे? आपकी पुरानी पेंशन जो स्कीम राजस्थान में लागू हुई है, क्या इस बजट में ऐसा कुछ इसका प्रावधान दिखाई देगा आपको लगता है? ना मैं पार्टी छोड़ने वाला हूँ, ना मैं किसी को वोट देने वाला हूँ। मेरी तो पार्टी भी तय है, मेरा वोट भी तय है आजन्म। अब रह गई बात कि कांग्रेस के मित्रों को या कांग्रेस की नेत्री को, मेरे अगर प्रवक्ता जी को लगता है कि हमारी बातों से उनको हैरानी होती है, तो मैं पक्का उनको बता रहा हूँ कि आप हैरानी में ही रहने वाले। कांग्रेस ने जमीन में आकर के कभी महंगाई की बात नहीं करी। कोरोना काल में कांग्रेस का पता नहीं चला, आप पूछ रही थी, इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है। कोरोना के कारण आज जो है तो सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं में जिस तरह से तकलीफ होने के बाद, आर्थिक कठिनाइयों के बाद, आज एक जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम पूरा हो चुका है। और कहीं जिलों में बड़े मेडिकल कॉलेज में तो 2-2, 3-3 ऑक्सीजन प्लांट लगे। स्वास्थ्य सुविधाएं जो प्रदेश की थी उनको सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने पैसे लगाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बीते दिन कभी वापस नहीं आते। जो गुजर गया उसे भूल जा। बीते दिन वापस आने की कोई गुंजाइश और कोई कर्तव्य तो शंकरलाल जी, और जनता के प्रति कुछ होना चाहिए, तब बीते दिन वापस आएंगे। शंकरलाल जी, क्या इस बात का मतलब क्या ये निकाला जाए कि बीजेपी पुरानी पेंशन स्कीम को मध्य प्रदेश में लागू करने के बिल्कुल मूड में नहीं है? क्या जिस तरह से आपने कहा कि बीते दिन वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो क्या कोई किसी तरह का प्रावधान इस बजट में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने को लेकर कुछ नहीं किया जाएगा? क्या बीजेपी का एक स्टैंड क्लियर है सरकार का कि पुरानी पेंशन स्कीम नहीं लाई जाएगी प्रदेश में? आप मेरे हर बात को कहीं का कहीं जोड़ नहीं, इसलिए मैं तो क्रॉस चेक कर रहा हूं, मैं तो कंफर्म कर रहा हूं। नेता ने कहा था गैस के मामले में, कहा था, मैं बताना चाहता हूं, एक गैस का कनेक्शन ब्लैक में बिकता था, 2-2 साल में कनेक्शन नहीं आता था। अटल जी का नाम लेकर के उन्होंने चर्चा करी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनके मन में भी प्रेम है अटल जी के प्रति, कि उन्होंने कर्मचारियों के पेट में लात मारी। आप भूल गई थी कि विजय सिंह ने 20,000 दैनिक वेतन भोगियों को
सड़क में ले जाकर के भीख मांगने की स्थिति में खड़ा कर दिया था, और उन दैनिक वेतन भोगियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुनः काम पे वापस ही नहीं लिया, उनको अस्थायी बनाने का काम किया। और जो मैंने बीते हुए दिन या की बात कर रहा हूं, तो बीते हुए दिन अगर फिर से आ गए तो आप ये मान लीजिए कि 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी, आज 40 लाख 50 लाख हेक्टेयर की सिंचाई मध्य प्रदेश में हो रही है। बिजली के मामले में ये भाषण होता चलिए, था। तो बीते दिन मतलब आप कांग्रेस सरकार की आप याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में क्या मैं होता था। याद नहीं दिला रहा हूं, मैंने काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप ये बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में क्या स्थिति और बीजेपी सरकार ने कितना बेहतर किया। जी बिल्कुल, मैं गौरव जी के पास भी चले जाता हूँ क्योंकि उनको बहुत कम उनको समय मिला है। जी शंकर लाल जी, मैं गौरव जी के पास भी चले जाता हूं, बहुत कम समय मिला है। गौरव जी, ये जो जिस तरह से राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम लागू हुई है और ये जो बजट का प्रावधान है, हालांकि सरकार के पास बहुत सारे टारगेट है इस बार, क्योंकि उनको रोजगार के ऊपर भी एक बेहतर एक बजट में उसका प्रावधान करना है, जो महंगाई है उसको भी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि गैस के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, हालांकि पेट्रोल के दाम हो, गैस के दाम हो, ये सब केंद्र के हाथों में है। लेकिन उसमें देखते हैं, जनता देखती है कि मध्य प्रदेश सरकार उसमें क्या कुछ कर सकती है, किसानों के लिए भी काम करना है, तमाम। बिल्कुल जी बिल्कुल, नहीं ठीक है। शंकरलाल जी, मैं अभी गौरव चतुर्वेदी जी से मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं भी बिल्कुल आऊंगा आपके पास, समय बचेगा तो। जी गौरव जी, तो ये पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर क्या आपको लगता है कि कोई प्रावधान इसमें बजट में दिखाई देगा, या बीजेपी इस ओर नहीं जाने वाली कि बस यही कि राजस्थान ने इसमें लागू किया है तो मध्य प्रदेश सरकार इसको लागू करे, ये कोई जरूरी भी नहीं है? क्या ऐसा लगता है आपको, स्टैंड क्लियर होगा बीजेपी का इसमें? देखिए, समान स्वरूप से तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान जरूर किए जाएंगे जो राजस्थान की पेंशन योजना जो लागू की गई है उसके नजदीक या उससे थोड़ा बहुत कम पर हो। तो सरकार को ये प्रयास तो करना पड़ेंगे, लेकिन सरकार को जो सबसे बड़ा कदम उठाना चाहिए, मेरा मानना है, पेट्रोलियम पदार्थों पर जो टैक्स मध्य प्रदेश सरकार ले रही है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। अगर सरकार उसमें रिलैक्सेशन दे देती है, या अपने जो समीपवर्ती स्टेट्स हैं, 7 स्टेट है, उन स्टेट के मुकाबले अगर पेट्रोल डीजल के भाव कर देती है, तो इसी सरकार का रेवेन्यू 30 to 40% बढ़ जाएगा। सरकार को इस रेवेन्यू से बहुत सारे काम हो सकते हैं। जी सरकार अगर वाकई में अपनी जनहित की योजनाओं को लागू करना चाहती है, बिल्कुल गौरव जी, और प्रदेश की जनता भी ये जरूर उम्मीद करेगी, सबसे पहले क्योंकि जो टैक्सेशन में कमी करना चाहिए। बिल्कुल गौरव जी, प्रदेश की जनता जरूर उम्मीद करेगी कि जो गैस सिलेंडर में जो एक महंगाई है, जो पेट्रोल के दामों में महंगाई है, उस पर मध्य प्रदेश सरकार जो कर सकती है वो जरूर करे और कुछ राहत प्रदेश की जनता को जरूर दे। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो अब देखना होगा कि जब सदन में चर्चा होगी बजट पर और जब सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाएगा तो मध्य प्रदेश की जनता को इसमें क्या कुछ खास मिलने वाला है, और किस तरह से 2 साल का जो कोरोना का पीरियड रहा है उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो विकास की गति है वो धीमी रही है, तो किस तरह से मध्य प्रदेश विकास की गति पे आगे बढ़ेगा, इस पर भी देखना होगा कि बजट में क्या कुछ प्रावधान किए जाएंगे। इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।